तो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। तो मित्रों, आज हमने क्या पढ़ा सर? आज हमने पढ़ा एसए 500 ऑडिट एविडेंस। इसको पढ़ने से पहले मैंने कहा ऑडिट प्रोसीजर तो सीख लो, जब प्रोसीजर करेंगे तभी तो एविडेंस मिलेगा। यस सर। तो मैंने आपको प्रोसीजर समझाने से पहले हमें हमारा परचेजिंग प्रोसेस समझाया। परचेजिंग प्रोसेस में एक बंदा बैठा है नोएडा में, एक है हेड ऑफिस मुंबई में। जो नोएडा वाला ऑफिस है उसको क्या चाहिए सर? उसको कुछ गुड्स चाहिए। उस गुड्स के लिए उसने क्या किया? इंटरनल ऑर्डर प्लेस किया। जैसे ही इंटरनल ऑर्डर प्लेस किया, हेड ऑफिस क्या करता है? मार्केट से किसी से भी खरीद लेता है या कोटेशन लेता है? सर मार्केट से ली कोटेशन। जब मार्केट से कोटेशन ली तो जो कोटेशन सबसे बेस्ट थी उसको हमने कहा तुम हमको डिलीवरी कर दो। तो कहा कैसे? ऑथोराइज्ड परचेज ऑर्डर। हमने उसके लिए एक ऑथोराइज्ड परचेज ऑर्डर डाला और उसके बाद उसने हमें इनवॉइसिंग करी और गुड्स की डिलीवरी करी। क्या इतनी सी बात समझ आई? हाँ। जब डिलीवरी हुई तो ऐसे नहीं किसी डिलीवरी लेके छोड़ दिया, आपने चेक करना है कि क्वांटिटी ठीक आई है प्लस उसकी क्वालिटी ठीक है। तो ये क्या हुआ ना, आप ऑडिटर हो, मैं मैनेजमेंट हूं। मैंने एज अ मैनेजमेंट आपको पूरा ये जो परचेज प्रोसेस है इसका वॉक थ्रू दिया। आप पूरे प्रोसेस में मेरे साथ साथ चल रहे थे। तो इस प्रोसेस में आपने क्या समझा? आपने समझा क्या रिस्क है, क्या कंट्रोल है। क्या रिस्क है, क्या कंट्रोल है। तो अगर मैं इसको ऑडिट की भाषा में बोलूं तो आपने क्या करी सर? आपने अंडरस्टैंडिंग ली ऑफ द रिस्क एंड कंट्रोल, और इसी को हम बोलते हैं ऐसे 315 रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। अगर आप 315 का नाम देखते हो वो भी यही था, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। कैसे? थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट एंड इट्स इंटरनल कंट्रोल। तो आपने अभी सारी चीजों की अंडरस्टैंडिंग ली तो आपको इनहेरेंट रिस्क पता चल गई, कंट्रोल रिस्क पता चल गई। मान लो जो इनहेरेंट रिस्क है वो कितनी है? 40% है। पर जो हमारी कंट्रोल रिस्क है वो कितनी है सर? कंट्रोल रिस्क है, मान लो कंट्रोल रिस्क है हमारी 25%। तो कहीं ना कहीं जब आप बोलते हो कंट्रोल रिस्क 25% है तो आप ये भी मान के चल रहे हो कि कंट्रोल 75% इफेक्टिव है। हाँ सर, हम ये भी मान के चल रहे हैं कि कंट्रोल 75% इफेक्टिव है। तो ये ना आपको टेस्ट करना पड़ेगा। अभी सिर्फ चीजों को समझने से कुछ नहीं होगा, आपको चीजों को टेस्ट भी करना पड़ेगा। अब आते हैं सर टेस्टिंग पे। ये जो टेस्टिंग वाला पार्ट है इसके अंदर दो चीजें आएंगी, एक आएगा टेस्ट ऑफ कंट्रोल, एक आएगा सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर। क्या क्या आएगा? टेस्ट ऑफ कंट्रोल यानी जो आपने इसको 75% इफेक्टिव माना है ना, चेक करो एक्चुअल में ये इफेक्टिव है या नहीं। तो कंट्रोल टेस्टिंग से तो सिर्फ आपको प्रोसेसेस का ज्ञान मिला, पर आपको ये तो पता ही नहीं कि अमाउंट ठीक है कि नहीं, जो परचेजेस की अमाउंट है वो ठीक है कि नहीं। तो उसको बोलते हैं सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर। क्या नाम देते हैं सर इसको? हम इसको नाम देते हैं सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर जब हम अमाउंट्स को चेक करते हैं। अगर आप अमाउंट्स की डॉक्यूमेंटेशन चेक कर रहे हो तो डी फॉर डॉक्यूमेंटेशन, डी फॉर डिटेल, इसको बोलो टेस्ट ऑफ डिटेल। अगर आप इसका एनालिसिस कर रहे हो तो इसको बोलते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर, एंड दिस इज टेकन केयर बाय एसए 520। क्या यहां तक सारी बातें समझ आई? हाँ। तो जो अंडरस्टैंडिंग वाले हैं वो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, जो टेस्टिंग वाले हैं वो है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। समझ गए सर? समझ गए सर। अब हमने स्टार्ट किया एसए 500 ऑडिट एविडेंस। अब एसए 500 ऑडिट एविडेंस क्या है? बेसिकली कोई इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन से मुझे कंफर्ट आता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी चीजें हैं वो ठीक है या नहीं। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया किसके साथ? बांडिया के साथ। बांडिया यानी मैं हूं, मैं सब चीजों का एक्सपर्ट हूं, मैं मैनेजमेंट एक्सपर्ट हूं। अब सर आपके कई सारे इंडेस में कई सारी ऐसी अमाउंट्स आती है जो मैनेजमेंट खुद नहीं निकाल पाता, उसको किसी एक्सपर्ट की हेल्प लेनी पड़ती है। ठीक है सर, उसी एक्सपर्ट को हमने नाम दिया मैनेजमेंट एक्सपर्ट। हमने एग्जांपल लिया ग्रेच्युटी का, कि ये जो ग्रेच्युटी की फिगर आती है, लॉन्ग टर्म फिगर आती है, करंट लायबिलिटी वाली फिगर आती है, पीएनएल एक्सपेंस वाली फिगर आती है, आती कहां से है? ये मैनेजमेंट कहां से चीटिंग करके लाता है सर? ये ग्रेच्युटी की रिपोर्ट से चीटिंग करके लाता है, सॉरी एक्चुअरी की रिपोर्ट से चीटिंग करके लाता है। ठीक है, तो क्या एज अ ऑडिटर मैं भी चीटिंग कर सकता हूं? कहते हैं कर लो, कर लो, पर तीन चीजें चेक कर लेना, तीन ऑडिट प्रोसीजर कर लेना। क्या? जो एक्चुरियल्स है, जो एक्सपर्ट है, क्या उसके पास डिग्री है? जैसे कि सीईओ होता है, सीएफओ होता है, क्या ये सीसीओ है? कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी। कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी। अगर आपको इस पे भरोसा है तो आप इसके काम की अंडरस्टैंडिंग लो, अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद अप्रोप्रिएटनेस देखेंगे। तो इसमें अपन क्या क्या देखते हैं, तो सारे बच्चे इसमें देखते जाना। मैनेजमेंट एक्सपर्ट तो सबसे पहले तो वो बंदा है जिसकी एक्सपर्टीज कौन सी फील्ड में है? अदर देन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, क्योंकि वो तो हमको अच्छे से आता है। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के अलावा किसी और फील्ड में एक्सपर्टीज है और इसका काम एंटिटी ने यूज किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए। अब सर सबसे पहले क्या देखते हैं? कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी। तो पहले कॉम्पिटेंस और कैपेबिलिटी के बारे में जानते हैं। इसकी इंफॉर्मेशन कैसे पता लगेगी? या तो मेरा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है, लॉजिकली चलना, या तो मेरा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है, या सर, या तो नहीं है,
तो किससे पूछूं? एक्सपर्ट से पूछ लो, क्या तुम कॉम्पिटेंट और केपेबल हो? कहता है हाँ। तो मैंने कहा किसी और से भी पूछ लो, सेकंड ओपिनियन, क्या ये कॉम्पिटेंट और केपेबल है, जिसने उसके साथ पहले काम कर रखा है। अब पता कैसे चलता है कौन कॉम्पिटेंट है? जो क्वालिफाइड है। तो आपने देखनी है नॉलेज ऑफ द क्वालिफिकेशन एंड मेंबरशिप, क्या ये किसी प्रोफेशनल बॉडी के साथ एसोसिएटेड है। अब क्वालिफाइड लोग क्या लिखते हैं? किताबें लिखते हैं, तो पब्लिकेशन ऑफ पेपर्स एंड बुक्स। एंड लास्ट में एक पॉइंट और आता है कि मैनेजमेंट एक्सपर्ट के लिए आप अपना एज अ ऑडिटर खुद भी एक ऑडिटर एक्सपर्ट ला सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी। अगर ये क्राइटेरिया मीट हो गया तो सेकंड स्टेज पे जाना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्क। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्क यानी ये जो 3 स्टेज प्रोसेस है ना, जिसमें वो पहले सामग्री उठाता है, उसके ऊपर तड़का लगाता है अजम्पशंस और मेथड्स का, फिर क्या निकल के आती हैं? फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन्स, जो उसकी रिपोर्ट होती है। आपने ये तीनों चीजों को लेके अंडरस्टैंडिंग लेनी है। सबसे पहले तो जो सोर्स डेटा इसने यूज किया, क्या आपका ऑडिटर एक्सपर्ट भी वही सोर्स डेटा यूज करता है? तो आप इसकी अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो। ठीक है सर, ठीक है सर, समझ गए। नेचर ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेटा दैट द ऑडिटर एक्सपर्ट यूजेस, हमारा एक्सपर्ट कौन सा डेटा यूज करता है, क्या इसने भी वो यूज किया, प्लस जो इसने इसके ऊपर तड़का लगाया है अजम्पशंस का, मेथड्स का, क्या ये अजम्पशंस और मेथड्स एक्सेप्टेबल है कि नहीं। मेन ये 2 चीजें आपने इसमें चेक करके चलनी है। अब इसके बाद क्या निकला सर? इसके बाद आपने जब चेक कर लिया बंदा ठीक है, इसके काम की अंडरस्टैंडिंग ले ली, अब चेक करो क्या इसका काम एज अ ऑडिट एविडेंस आप यूज कर सकते हो, क्या आप भी इसकी रिपोर्ट से चीटिंग कर सकते हो। तो मैंने कहा इसके लिए आपने 3 चीजें देखनी है। क्या? सबसे पहले जो सोर्स डेटा है उसका कार का क्या मतलब है? कंप्लीटनेस, क्या उस डेटा में कुछ मिसिंग तो नहीं है? ठीक है सर। उसके बाद रेलिवेंस, क्या वो आपके लिए रेलिवेंट है, एंड इसी के साथ एक्यूरेसी। तो कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, रेलिवेंस, वापस बोलो, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, रेलिवेंस। अब वो जो सोर्स डेटा पे आपने तड़का लगाया है अजम्पशंस एंड मेथड का, क्या वो रेलिवेंट और रीजनेबल है, एंड लास्ट में जो फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन निकल के आए, क्या वो रेलिवेंट और रीजनेबल है कि नहीं। दोनों का आप RNR देख के चलोगे। तो यहां हमारा एप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर्स ऑफ अ मैनेजमेंट एक्सपर्ट कंप्लीट होता है। अब मैनेजमेंट एक्सपर्ट का जब काम यूज करेंगे तो उसकी नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट किस मैटर पे डिपेंड करेगी, तो उस पे आओ। तो मैंने कहा टॉपिक क्या है? मैटर्स अफेक्टिंग द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर इन केस ऑफ यूजिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट। तो मैटर से ही स्टार्ट करेंगे। मैटर क्या है? नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मैटर। जैसी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई, चांसेस ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बढ़ गए, यानी रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। कॉम्प्लेक्सिटी और रोमम देख के हम डर गए, जैसे ही डर गए बोला कुछ और दिखाओ, यानी अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एविडेंस। जैसे ही ऑल्टरनेट बोला, मैनेजमेंट कहता नहीं है, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। अगर कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है तो फिर इसी का एग्रीमेंट देखना पड़ेगा, इसी का देखना पड़ेगा एंटिटी के साथ क्या रिश्ता है। तो आपने एग्रीमेंट मंगाया, और एग्रीमेंट में पहली चीज हमेशा यही होती है ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। तो आपने ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप देखा। जैसे ही मैं एग्रीमेंट वापस देने वाला था, मेरे सीनियर ने क्या करा, कलाई मरोड़ दी और कहता 1 मिनट रुको इधर, एग्रीमेंट में एक चीज और देख। क्या देख? कि क्या ये एक्सपर्ट एम्प्लॉयड तो नहीं है, या फिर ये पार्टली इंगेज्ड है। वेदर द एक्सपर्ट इज एम्प्लॉयड बाय द एंटिटी और पार्टली इंगेज। सर हम ऐसा क्यों देख रहे हैं? ताकि ये पता चल सके मैनेजमेंट इसके ऊपर कितना रॉब जताती है, मैनेजमेंट इसके ऊपर कितना रॉब जताती है, मैनेजमेंट कितना कंट्रोल एक्सरसाइज करके चल रही है। और कंट्रोल वाला एक पॉइंट और था, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल्स ओवर द एक्सपर्ट वर्क। क्या एंटिटी भी एक्सपर्ट के काम को ठीक से चेक करती है कि इसने अपना काम ठीक से किया है या नहीं। अब सर हमने डिस्कस करा मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग द एविडेंस, वेरी इजी, AEIOU। A फॉर एनालिटिकल प्रोसीजर, E फॉर एक्सटर्नल कंफर्मेशन, I फॉर इंक्वायरी इंस्पेक्शन, O फॉर ऑब्जर्वेशन एंड U फॉर रिकैलकुलेशन एंड रीपरफॉर्मेंस। अच्छा, रिकैलकुलेशन में क्या होता है? सर रिकैलकुलेशन में कुछ नहीं होता, जो चीज मैनेजमेंट ने कैलकुलेट कर रखी है वो आप भी कैलकुलेट कर लो। जैसे मैनेजमेंट ने डेप्रीसिएशन कैलकुलेट कर रखी है, ठीक है, तो वो डेप्रीसिएशन आप भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैथमेटिकल एक्यूरेसी आप चेक करते हो, एंड इट कैन बी परफॉर्म मैनुअली और इलेक्ट्रॉनिकली। रीपरफॉर्मेंस क्या है? जो कंट्रोल्स मैनेजमेंट एक्सरसाइज कर रही है वो कंट्रोल्स आप भी परफॉर्म करके देख लो। जैसे कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, एंटिटी ने बीआरएस बना रखा है, हाँ आप भी बीआरएस बनाओ, क्या बीआरएस मैच कर रहा है, डन। तो मैंने कहा वही बीआरएस वगैरह भी आप भी बना के चल सकते हो। अब सर इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट और बढ़िया वाला प्रोसीजर होता है वो है इंक्वायरी। इंक्वायरी क्यों करते हैं सर? सीखने के लिए। सीखने के लिए यानी सीकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम नॉलेजेबल पर्संस। अब ये नॉलेजेबल पर्संस कौन है? विद इन द एंटिटी, आउटसाइड द एंटिटी। इंफॉर्मेशन कैसी है? फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल। इंक्वायरी कैसी है? ओरल और रिटर्न। तो आपने 3 बार बस ऐसे ऐसे करना है। अब जो इंक्वायरी है वो कैसी है? फ्री की है। सर फ्री की है यानी आप इंक्वायरी एक्सटेंसिवली यूज करोगे थ्रू आउट द ऑडिट प्रोसीजर। अच्छा, सिर्फ इंफॉर्मेशन लेना काफी है या आप इसको इवेल्युएट भी करोगे?
या आप इसको इवेल्युएट भी करेंगे सर, इवेल्युएट भी करेंगे और इससे तीन चीजें पता चलेंगी। क्या? ये कंफर्म कर सकती है द मैटर्स दैट वी ऑलरेडी नो, इसको क्या बोलते हैं? कोरोबरेटिव ऑडिट एविडेंस। आपको कोरोबरेट कर सकती है, या आपको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिल सकती है दैट यू डिड नॉट पोजेस अर्लियर, कुछ नया पता चल सकता है, या फिर आपको कुछ कॉन्ट्राडिक्टिंग पता चलेगा विच इज डिफरेंट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन यू ऑलरेडी हैव। जैसी कॉन्ट्राडिक्टिंग पता चलेगा आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, आप अलर्ट हो जाने चाहिए। यानी अगर कोई कॉन्ट्राडिक्टिंग एविडेंस है तो मुझे उसकी रिलायबिलिटी पे शक होगा, रिलायबिलिटी पे शक होगा तो फ्रॉड की खुशबू आएगी, और अगर फ्रॉड की खुशबू आई तो मेरा काम बढ़ा, मुझे एज अ ऑडिटर एडिशनल प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे। इसके बाद एक बड़ा अजीब सा पैर आता है जिसमें हम छोटे बच्चे की बात करते हैं कि अगर मैनेजमेंट अपनी इंक्वायरी में जो रिस्पांस दे रही है वो किसी इंटेंट को लेके है, आपको मैनेजमेंट का इंटेंट चेक करना है। तो मैंने कहा मैनेजमेंट की जगह इसको छोटा बच्चा बोलो, हमें एक छोटे बच्चे का इंटेंट चेक करना है। तो अगर किसी छोटे बच्चे का इंटेंट चेक करना है कि वो 12 घंटे पढ़ेगा, तो क्या देखेंगे कि क्या पहले ये 12 घंटे पढ़ चुका है, आज अगर ये 12 घंटे पढ़ने की बात करें तो क्या रीजन है, कल इसका एग्जाम है क्या, एंड तीसरी इसकी बस की है क्या, इसकी बस की है क्या। तो पास्ट हिस्ट्री देख ली, करंट रीजनिंग देख ली, एंड साथ में सर तीसरी चीज क्या देखेंगे? एबिलिटी टू परस्यू अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन। एंड लास्ट में याद है हमने एक ओरल इंक्वायरी की थी, हाँ सर, इस ओरल इंक्वायरी के लिए रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेना। ओरल वाली बातों पे विश्वास मत करना, हर ओरल बात के लिए रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेके चलना। यहां आपके ऐसे 500 की रिवीजन हो जाती है। लास्ट में एक पॉइंट आता है अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस। बड़ा सिंपल है, एविडेंस बाहर का या अंदर का, बाहर वाला इज मोर रिलायबल, अंदर वाला इज लेस रिलायबल। पर अंदर वाले में भी रिलायबिलिटी बढ़ जाती है अगर इंटरनल कंट्रोल अच्छे है, अंदर के इंटरनल कंट्रोल अच्छे हैं। सर उसके साथ साथ तीसरी चीज, जो अंदर वाला एविडेंस भी मिला है, एंटिटी का एविडेंस मिला है, इंटरनल कंट्रोल का एविडेंस मिला है, वो कैसे मिला? डायरेक्टली मिला या इनडायरेक्टली मिला? किस फॉर्म में मिला, कैसे मिला, किस फॉर्म में मिला? कम ऑन, कैसे मिला, किस फॉर्म में मिला? बोलो मेरे साथ, कैसे मिला, किस फॉर्म में मिला? किस फॉर्म में मिला मतलब डॉक्यूमेंट्री, ओरल, और डॉक्यूमेंट्री में भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आर मोर रिलायबल देन द ओरल। पांचों पॉइंट्स कहां से मिला? बाहर से या अंदर से? बाहर वाला इज मोर रिलायबल, अंदर वाला ऑल्सो इज रिलायबल इफ इट इज इंटरनल कंट्रोल। कैसे मिला? कैसे मिला मतलब डायरेक्टली मिला, इनडायरेक्टली मिला, किस फॉर्म में मिला? सर ये मिला हमको इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्री और ओरल। डॉक्यूमेंट्री इज मोर रिलायबल, एंड डॉक्यूमेंट्री में भी ओरिजिनल इज मोर रिलायबल देन द फोटोकॉपी। ठीक है, 12 मिनट 20 सेकेंड, पूरा का पूरा ऐसे 500 डन डनाडन डन। ऑसम।